से लड़ते लड़ते। तो अब ब्रिटेन को यह आवश्यकता होती है कि उसको लड़ने के लिए सैनिक चाहिए होते हैं। तो वो क्या करता है कि भारतीय सैनिक जो कि मूल से भारतीय परंतु काम करते हैं ब्रिटेन की सेना में, उनको शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव लाती है क्षेत्रीय विधानसभा में। आपको याद होगा भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या हो चुका था कि भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ा दिया गया था प्रांतीय विधानसभाओं में। इस बिल को पहले लाया गया, लाने के बाद हमारे जितने भी लोकल नेता थे उन्होंने इस बिल का विरोध कर दिया, लेकिन अंग्रेज अभी भी तुरुप का इक्का अपने पास रखते थे कि क्षेत्रीय विधान परिषदों में अगर कोई बिल फेल भी हो जाता है, लेकिन यदि वायसराय उस पर सिग्नेचर कर देगा तो बिल संसद में फेल हो चाहे पास हो को फर्क नहीं पड़ता, वो बिल क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। क्लियर है ये? तो सितंबर का महीना था। सितंबर में क्या हुआ, उस समय यहाँ के थे वायसराय थे लिन लिथगो ने विधान परिषद के बिना अनुमति के विधान परिषद के बिना अनुमति के भारतीय सेना को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने की घोषणा कर दी। द्वितीय मतलब भारतीयों के बिना मर्जी के ही उन्हें अब क्या किया जाएगा, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भेजा जाएगा, देश के बाहर भेजा जाएगा, सब कुछ शामिल कर दिया। इधर कांग्रेस भी विधानसभा की मेंबर हुआ करती थी, स्वराज दल बना लिया था उसने। उधर मुस्लिम लीग बड़े मजे लेती थी, और जाओ खेलो विधानसभा। तो देखो ना, पंचायत में बोलते हैं कि मीटिंग अलुआ मीटिंग करो, जाओ करो मीटिंग। जब भाई तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है, सारी पावर वायसराय के पास है, वो जो चाहेगा वो कर सकता है, तो फिर आपका विधान परिषद में बैठने का फायदा ही क्या हुआ। मान लीजिए भारत के अंदर राष्ट्रपति है, जो भी फैसला होता है, जो कानून बनता है, बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर के नहीं होता। लेकिन राष्ट्रपति के पास फाइल साइन करने के लिए कब पहुंचती है, जब वो लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाती है। अगर लोकसभा और राज्यसभा बिल फेल हो गया तो राष्ट्रपति तक पहुंचेगा ही नहीं। और राष्ट्रपति यदि अध्यादेश करके अगर कोई कानून लागू कर भी देता है तो 6 महीने के भीतर उसे लोकसभा और राज्यसभा में पारित करना होगा, अदरवाइज कानून क्या होगा, ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। लेकिन उस समय ऐसा था ही नहीं, विधान परिषद कितना भी जोर लगाकर फेल कर दे, लेकिन अगर वायसराय सिग्नेचर कर दिया कानून बन जाएगा। तो बिना विधान परिषद की अनुमति के क्या किया, भारतीय सैनिकों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। इधर मुस्लिम लीग बोली और जाओ करो अलुआ मीटिंग। समझ में आ रही बात? जो बनराकस चाह जो होते हैं ना, बनराकस क्या बोलते हैं उसको, भूषण, वही वाला कहानी किसका था, मुस्लिम लीग का था। इस बात से धक्का लगा किसको, कांग्रेस को। और कांग्रेस ने भी क्या किया, तो विधान परिषद से इस्तीफा दिया। और उधर जाकर मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। मुक्ति दिवस के रूप में मनाया कि चलो कांग्रेस की जान छूटी अंग्रेजों से, मुक्त तो हुए, कम से कम जाकर अंग्रेजों के पास पिट्ठू बनकर बैठ रहे थे। ये सारी कहानी होती है। अब जो कांग्रेस थी वो फिर से आजाद थी, क्या करने के लिए, तो रिवॉल्यूशन करने के लिए, क्योंकि भाई अब तो विधानसभा का मेंबर रही नहीं, और फिर से जाकर क्या कर सकती थी, तो फिर से अपना चुनाव जो भी था उसका आंदोलन चालू कर सकती थी। तो इस समय कांग्रेस के कई सारे नेता थे, उन्होंने आपस में मीटिंग की और सुझाव पास किया कि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से स्टार्ट करेंगे करके। लेकिन फिर कुछ नेता बोले यार 8 साल 10 साल हो गया उस आंदोलन को चालू किए हुए, और जनता की क्रेडिबिलिटी भी हम लोग खो चुके हैं, तो एक काम करते हैं, कुछ नया तरीका अपनाते हैं। तो नया तरीका ये था कि व्यक्तिगत सत्याग्रह। कब हुआ ये, 1940 में। कब हुआ, 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह वही है, कल को चाइना हमारा युद्ध होता है तो हम क्या बोलते हैं, चाइना के माल का बहिष्कार कर दो। दुनिया को नहीं करवाना है,
खुद क्या करना है, तो मोबाइल को फेंक देना है। चाइना के बहिष्कार का जो वीडियो होता है हम चाइना के फोन से ही बना रहे होते हैं, वो बात और है। मतलब दुनिया को अब सत्याग्रह का ज्ञान नहीं देना है, स्वयं सत्याग्रह करना है। इसमें रूल ये होता था कि एक आदमी जो कि अपने एरिया का नेता होगा, किसी चौक पर जाएगा, खड़ा होगा, अंग्रेजों के खिलाफ भाषण देगा और अंग्रेज आकर क्या करेंगे, उसे गिरफ्तार करेंगे। वो भागेगा नहीं, अपनी गिरफ्तारी देगा। इसका रूल था। ऐसे करते करते इस व्यक्तिगत सत्याग्रह में लगभग 25 से 30 हजार जो नेता थे व्यक्तिगत सत्याग्रही बने, अंग्रेजों के खिलाफ भाषण दिया और कहां चले गए, जेल में। जेल भरो आंदोलन चालू कर दिया किसने, तो व्यक्तिगत सत्याग्रहियों ने। तो व्यक्तिगत सत्याग्रही था। इसका अगर बोलेगा सर कि इसको प्रारंभ करने वाले कौन थे, तो ये था हमारे पास गांधी जी। ये प्रथम था। उसके बाद द्वितीय किसने प्रारंभ किया, द्वितीय किया पंडित जवाहर लाल नेहरू। और अगर सर ऐसा पूछा कि प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, तो क्या बताओगे, आचार्य विनोबा भावे। मतलब सबसे पहले अकेले खड़ा होकर अंग्रेजों के खिलाफ भाषण देकर अगर किसी आदमी ने गिरफ्तारी दी तो वो कौन थे, आचार्य विनोबा भावे। पूछेगा सर शुरुआत किसने की, तो क्या बताओगे, आचार्य विनोबा भावे ने। प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो आचार्य विनोबा भावे। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को दिया किसने था, तो कॉन्सेप्ट को दिया था किसने, महात्मा गांधी ने। हर जगह जाकर लोग क्या करते थे, भाषण देते थे और पकड़े जाते थे, जेल में जाते थे। जेल भरो आंदोलन चालू हो गया। 30 से 40 हजार सत्याग्रही क्या हुए, तो अपनी गिरफ्तारी उन्होंने दे दी। ये एक प्रकार का आंदोलन हुआ। उधर सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंटिन्यूअसली चल रहा था। अंग्रेजों की धुलाई हो रही थी जर्मनी के द्वारा, नाजीवादी सेनाओं के द्वारा। अंग्रेज पस्त पे पस्त पड़ते जा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, भारत में अर्थात जो जिम्मेदार नेता थे जैसे कांग्रेस था, इनके पास एक प्रस्ताव भेजा। उस प्रस्ताव का नाम था क्रिप्स प्रस्ताव। इसको भेजा मार्च 1940 में। कब भेजा, मार्च 1940 में भेजा क्रिप्स प्रस्ताव। भारत आता है। इस क्रिप्स प्रस्ताव में यह था कि जो भारत के लोग हैं इस युद्ध में पूरी तरह से ब्रिटेन का साथ देंगे और ब्रिटेन वाले फिर क्या करेंगे, युद्ध समाप्ति के उपरांत जो कि भारत को डोमिनियस स्टेटस दे दिया जाएगा और वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीयों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ा दी जाएगी। मतलब आजादी देने के फिराक में अभी भी अंग्रेज हम लोग को नहीं थे। कंडीशन क्या होता है कि मार्च 1940 को भारत में आता है क्रिप्स प्रस्ताव। इस क्रिप्स प्रस्ताव में लिखा क्या होता है कि युद्ध में, कौन से युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय ब्रिटेन का साथ देंगे और युद्ध उपरांत भारतीयों को डोमिनियंस स्टेटस दे दिया जाएगा। मतलब भारत आजाद होगा और आजादी के मतलब भारत आजाद नहीं होगा, सरकार पूरा वायसराय का रहेगा, ब्रिटेन का रहेगा, लेकिन कोई भी नियम कानून अगर हमको बनाना होगा तो हमको जाके परमिशन लेनी होगी। किसकी, तो वायसराय की। ब्रिटेन की अलग कानून ला रहे, मालिक ला ले कि नहीं ला ले करके तुम नहीं ला सकते हो। ये सारा कुछ कर दिया गया। अब गांधी जी ने क्या किया, इस प्रस्ताव को पढ़ने के बाद बोला, क्योंकि उस समय मेन नेता गांधी जी थे भाई कांग्रेस के, तो गांधी जी ने बोला इसको, ये क्या है, पोस्ट डेटेड चेक, आगे की तारीख का चेक, या फिर इसे ही कहा गया अदिनांकित चेक कहा गया। कहानी ये थी कि सर द्वितीय विश्व युद्ध चालू तो हो गया है, लेकिन खत्म कब होगा, क्या इसकी कोई गारंटी है, और क्या गारंटी कि युद्ध खत्म होने के बाद आप ही जीतोगे। भाई आप हार भी तो सकते हो युद्ध में, युद्ध का परिणाम तो कुछ भी हो सकता है।
तो हम आपका साथ क्यों दें। हो सकता है कल को हम युद्ध हारे और जो नाजीवादी सेना है भारत ही पर क्या कर दे, कब्जा कर ले, तो अंग्रेज गए और जर्मन आगे वाली परिस्थिति होगी। प्लस आप ही युद्ध जीतोगे और कब युद्ध खत्म हो कौन जानता है, क्या पता हम उससे पहले ही आजादी ले लें। तो मतलब छत्तीसगढ़ी में कहावत है, कब बाबा मरी और कब बड़ा बठी करके। तो अदिनांकित चेक, आगे की तारीख का चेक जिसका कोई डेट है ही नहीं। ऐसे करके गांधी जी ने क्या किया, इस क्रिप्स मिशन को खारिज कर दिया, इसे वापस लौटा दिया। ये था हमारे पास क्रिप्स मिशन। कौन सा मिशन था, क्रिप्स मिशन। अब क्रिप्स मिशन के जानने के बाद 8 अगस्त 1942 तो होता है क्या बेटा, तो भारत छोड़ो आंदोलन। क्या होता है भारत छोड़ो आंदोलन, इसे ही कहा जाता है अगस्त क्रांति। क्या कहते हैं, इसे ही अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब क्रिप्स प्रस्ताव के आने के बाद गांधी जी ने कहा, दिमाग लगाया कि भाई देखो, भारत में दो ही प्रकार की क्या थी, तो पावर थी, एक कांग्रेस और एक हमारे पास थी अंग्रेज। अब अंग्रेज जो है वो कि जर्मनी और नाजीवादी सेनाओं से पिटकर हमारे पास आ गई है। इसका मतलब है कि अब अंग्रेज क्या हो चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं। भारत में ज्यादा अंग्रेज वैसे भी नहीं बचे थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय लगभग भारत में मुश्किल से मुश्किल बचे होंगे तो 50 से 60 हजार अंग्रेज ही बचे हुए थे। तो अब गांधी जी जो कि अहिंसावादी आदमी थे, उन्होंने ही नारा दे दिया भारत छोड़ो आंदोलन में, कौन सा, करो और मरो, डू और डाई। जो कि जिंदगी भर अहिंसा अहिंसा चिल्लाते रहे, आखिरी में उन्हें भी नारा देना ही पड़ा, करो या फिर मरो। तो मरता तो आदमी बिना हिंसा के तो नहीं मरता है। ऐसा तो नहीं है सर मैं किसी के पास जाऊं, गुरुजी प्रणाम बोलो और मेरी मृत्यु हो जाए। भाई हिंसा तो चाहिए चाहिए, ले दे के आखिरी में सब पहुंच गए वहीं पे। अब इसका प्रस्ताव तैयार जो हुआ वो हुआ कांग्रेस का होता है वर्धा अधिवेशन। वर्धा समझते हो ना, कहां पड़ता, महाराष्ट्र में। ये होता है 1942 को कांग्रेस का वर्धा अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन में कई सारे क्या होते हैं, जो हिंदू महासभा हो गई, मुस्लिम लीग हो गई, फिर भीमराव अम्बेडकर हो गया और कांग्रेस हो गई, ये सभी आकर बैठते हैं, चर्चा करते हैं। गांधी जी इसमें कॉन्सेप्ट देते हैं कि भाई देखो ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, हम ये काम करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। पर गांधी जी की बात को, बहुत सारे बातों को, पॉइंट को उस समय मानने से जो कांग्रेस के बंदे होते हैं वो इनकार कर देते हैं। तो गांधी जी को फिर क्या होता है, बोलते हैं सर भारत छोड़ो आंदोलन तो करेंगे, लेकिन गांधी जी इस बार आपका बात को नहीं मानेंगे। आपका बात मान के करते हैं असहयोग आंदोलन, वो खत्म हो जाता है। आपका बात माने करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसको आप बंद कर देते हो। तो इस बार आपकी बात नहीं चलेगी, भारत छोड़ो आंदोलन होगा, लेकिन शर्तें क्या होगी, कुछ हमारी भी होंगी। गांधी जी चिढ़ जाते हैं, मेरे ही बात मानना चाहिए, मेरा बात नहीं मानोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब इस अधिवेशन में गांधी जी की पूरी मांगों को, स्ट्रेटेजी को अपनाया नहीं जाता है, तो गांधी जी क्या करते हैं, एक कथन बोलते हैं। कथन गांधी जी का कथन क्या होता है, मैं भारत के बालू से भी क्या कर सकता हूं, तो कांग्रेस से बड़ा आंदोलन शुरू कर सकता हूं। बताओ कितना अहंकारी शब्द है कि कांग्रेस जो कि 1885 में बनी और टिकी हुई है, इतना बड़ा काम करने जा रही है, और गांधी जी कहते हैं मैं भारत की बालू से भी क्या कर सकता हूं, तो कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं। क्या यही साबरमती के संत है? संत को इतना एग्रेसिव भाषा बोलना अच्छा लगता है क्या? नहीं। तो ये सारा कुछ हुआ। अब आंदोलन की जो शुरुआत थी उसकी घोषणा किसने की, तो इसकी घोषणा गांधी जी ने की। गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 महाराष्ट्र के एक मैदान है ग्वालियर टैंक। पहले इसके बारे में जानकारी से क्या अखबार था, पर वहां एक मैदान है महाराष्ट्र में, एक ग्राउंड है, उसका नाम है ग्वालियर टैंक। और यहां से गांधी जी ने भारत
छोड़ो आंदोलन, आंदोलन की क्या कर दी, शुरुआत कर दी, प्रस्ताव पारित कर दिया, चालू हो गया उस दिन से आंदोलन। ठीक, और नारा दे दिया डू और डाई का, करो या मरो लेकिन भारत क्या करा लो, तो आजाद करा लो। जैसे ही गांधी जी ने क्या किया, इस आंदोलन को पारित किया। आंदोलन पारित कब हुआ था बेटा, अगस्त में, इसीलिए क्या बोला गया इसको, अगस्त क्रांति। क्या बोला गया इसको, अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना गया। इसके बाद तुरंत से 9 अगस्त 1942 को क्या हुआ, अंग्रेजों ने ऑपरेशन चलाया, और ऑपरेशन का नाम क्या था, 1 आवर। क्या नाम था, 1 आवर। गांधी चला रहे थे भारत छोड़ो आंदोलन, और अंग्रेजों ने चला दिया 1 आवर। 1 आवर मतलब 1 घंटे के अंदर जितने भी क्रांतिकारी, जितने भी आंदोलनकारी है, सबको उठाकर कहां डाल दो, जेल में। 1 घंटे में आंदोलन खत्म। क्या है कि भारत शुरू में आंदोलन था असहयोग आंदोलन, उसमें गांधी जी ने नारा दिया था 1 वर्ष में आजादी। अंग्रेजों ने नारा दिया 1 आवर में, 1 घंटे में आंदोलन खत्म करके। तो उन्होंने ऑपरेशन 1 आवर चलाया, और इसमें गांधी जी और सरोजनी नायडू को कहा किया गया, तो कैद किया गया। कहां कैद किया गया, तो आगा खां पैलेस। इन्हें आगा खां पैलेस में क्या कर लिया, कैद कर लिया गया। लेकिन एक ऐसा आंदोलन था कि जनता के मुंह में पता नहीं क्या चुका था, गांधी जी क्या बोल दिए हैं, करो मरो और भारत को याद कर लो। तो सारे के सारे नेता पकड़े गए, फिर भी पब्लिक इस आंदोलन को चालू रखी हुई थी। कोई नेतृत्व नहीं, कुछ भी नहीं, बस ये पता है कि जहां पे अंग्रेज मिलता है उसको धक्का दे दो, उसमें थूक के भाग जाओ, उसका लाठी छीन लो, उसका बंदूक छीन लो। सुनारी बात, मतलब उसको तंग कर दो, एकदम परेशान कर दो, जहां पे दिखे अंग्रेज वापस जाओ, अंग्रेज बाहर निकलो, ये सारी परिस्थितियां कर दी। बिना नेतृत्व के भी आंदोलन स्फूर्तिपूर्वक चलता रहा। इस आंदोलन को रेडियो से चलाया किसने, तो उषा मेहता ने। रेडियो पर इस आंदोलन का संचालन किसने किया, उषा मेहता ने किया। इसके बाद यह आंदोलन में लगभग सैकड़ों लोग क्या हो गए, तो मारे गए। सैकड़ों लोग मारे गए, और लगभग 50,000 लोगों ने क्या दी, तो गिरफ्तारी दी। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही क्या हुआ था, तो उत्तर प्रदेश का बलिया, पश्चिम बंगाल के कई जिले क्या हुए थे, कई जिले उसी समय आजाद हो गए। और वहां पे समांतर सरकार भी क्या हो गई थी, स्थापित हो गई थी। मतलब अंग्रेज इतने कमजोर हो चुके थे भाई, पूरी सेना तो उनका जाकर लड़ रही थी जर्मनी से, यहां बचे कौन थे, बस लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए पुलिस। अब पुलिस भाई, जब अगर मान लो कि 20-50 पुलिस वाले आ गए और हाथ में सर उनके सिर्फ डंडा है, तो क्या मोहल्ले वाले चाहेंगे तो क्या उनसे रुकेंगे क्या, डंडा क्या मोहल्ले वाले के पास नहीं होता क्या भाई। तो ये स्थितियां होती है। तो भारत के कई जो जिले थे, पश्चिम बंगाल के, उत्तर प्रदेश के, वो उसी समय आजाद हो गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 50,000 लोग क्या हुए थे, गिरफ्तारी दिए थे। गांधी जी जब तक आखा पैलेस में कैद थे, जब बाहर आए तब तक कस्तूरबा गांधी की क्या हो चुकी थी, मृत्यु हो चुकी थी। इस समय कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो चुकी थी। क्लियर है ये। इसके बाद कहानी क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस ने इस भारत छोड़ो आंदोलन को क्या कहा था, तो जनता द्वारा किया जाने वाला गोरिल्ला युद्ध। मतलब जनता स्वयं क्या कर दी है, तो गोरिल्ला युद्ध चालू कर दी है। मतलब यहां से पुलिस वाले आ रहे हैं, वो एक झापड़ मारे गायब,
पुलिस वाला गली जा रहा है, ऊपर से गर्म पानी, गर्म पसिया फेंक दे रहे हैं उसके ऊपर, बर्तन फेंक दे रहे हैं, झाड़ू मार दे रहे हैं। मतलब पुलिस वाला क्या हो चुका है, त्रस्त हो चुका है। सेना यहाँ पे थी नहीं जो पुलिस वाले को क्या कर ले, कंट्रोल कर ले। तो इस प्रकार की कहानियां हुई। भारत छोड़ो आंदोलन का काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा, लेकिन भारत अभी भी पूरी तरीके से आजाद नहीं हो पाया था। तंग तंग हो चुकी थी ब्रिटिश की सेना, ब्रिटिश सरकार। यहां पर वो ध्यान केंद्रित नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनका पूरा फोकस कहां था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। यहां फोकस करते तो वर्ल्ड वॉर हार जाते, और वर्ल्ड वॉर हारते तो यहां से भी हार जाते। तो बोला पहले उसको देख लो करके। वैसे भी भारतीय गुलाम रहने का क्या है, आदत हो पड़ा है। तो ये हमारे पास क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन ने भारत में अब एक नई प्रकार की क्रांति की शुरुआत कर दी थी कि जनता स्वयं क्या करे, गुरिल्ला युद्ध करे, अपने क्षेत्र को आजाद कराए और अपने क्षेत्र पे समांतर सरकार बना ले। वे हमारी सरकार यहाँ पे चल रही है, हम अंग्रेजों को नहीं मानते हैं करके। क्लियर है ये। जो उस समय का वायसराय था, नाम क्या था उसका, लिनलिथगो। लिनलिथगो ने इसे क्या कहा, 1857 की क्रांति जैसा दूसरा क्रांति। मतलब 1857 की क्रांति में जैसा विद्रोह हुआ था, लगभग वैसा ही विद्रोह किसे माना गया, भारत छोड़ो आंदोलन के माना गया। तो ये कंटेंट है हमारे पास किसके लिए, भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। क्लियर है ये। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद अब जो थी ब्रिटेन की सरकार, वो कहने लगी कि भाई एक काम करो, अब जल्दी से ना कैबिनेट मिशन बना लो। अब तुमको क्या दे देना है, अपने को आजादी दे देना है, बहुत समय तक तुमको हम लोग झेल नहीं सकते करके। या फिर क्या ले लो, डोमिनियस स्टेटस ले लो, तरह तरह की बातें होने लगी। इसके बाद आता है हमारे पास चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फॉर्मूला। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कुछ ऐसा था कि भारत छोड़ो आंदोलन के बाद अंग्रेजों ने ये तय कर लिया था भाई कि या तो इनको देना है डोमिनियस स्टेटस, अगर हम लोग युद्ध जीत जाते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर, पावर में रहेंगे तो, और कहीं युद्ध हार गए तो फिर इनको छोड़ना पड़ेगा। तो जैसे ही भारत को आजाद होने का बात सामने आया, वहीं पर जिन्ना खेल गए, बोले भाई भारत आज नहीं तो कल क्या होगा, अब आजाद होगा, तो मेरे को क्या बनना है, भारत का प्रधानमंत्री बनना है। नेहरू जी बोले कि नहीं नहीं भाई, प्रधानमंत्री तू तो नहीं बनेगा, प्रधानमंत्री मैं बनूंगा। क्यों, क्योंकि तू मुस्लिम लीग का आदमी है, मुस्लिम लीग की जनसंख्या जो है 15% के आसपास है, और मैं क्या करता हूं, सर्वदलीय कांग्रेस क्या है, सभी को लेकर चलती है, तो मैं करता हूं 85% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व। तो भारत का जो प्रधानमंत्री है वो कौन बनेगा, मैं बनूंगा। तो जिन्ना बोलता देख भाई, प्रधानमंत्री बनूंगा मैं, मेरी मम्मी की बचपन की ख्वाहिश थी, बनना तो मेरे को ही है, तो या तो भारत का बनूंगा या तो पाकिस्तान का बनूंगा। तो या तो मेरे को भारत का बना दो, या तो मेरे को पाकिस्तान अलग करके दे दो, मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, क्योंकि फर्स्ट होता है, सेकंड किसको पता, किसी को नहीं पता होता है। तो यहीं पर क्या हुआ, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फॉर्मूला में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य होता है समझौता, और यहीं पर क्या होता है बेटा, तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे की क्या पड़ जाती है, तो नींव पड़ जाती है कि फिक्स है सर कि भारत पाकिस्तान क्या होगा, बटेगा। ये घटना आपके 1942 में ही हो जाती है। उसके बाद हमारे पास आता है 1945 में। 1945 में आती है 44 में 1944 में आती है वेवेल योजना। ये वेवेल कौन होता है, तो याद रहे 1943 तक क्या होता है हमारे पास, लिनलिथगो, उसके बाद कौन आता है, वेवेल योजना आती है। इस योजना में बोला जाता है कि भारत एक काम करे, आजादी ना ले, हम क्या करते हैं, तो वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीयों का प्रतिनिधित्व क्या करते हैं, 100% कर देते। जैसे कि अभी मोदी जी हैं,
तो क्या लग रहा है कि सारे देश में जैसे कि युद्ध हो गया, इकोनॉमी हो गई, वो सब मोदी जी देख लेते हैं। भाई वो इकोनॉमिस्ट भी नहीं है, वो आपके सेना से भी नहीं है, तो कैसे देख लेते हैं? उनके पास हर क्षेत्र में काम करने के लिए क्या होता है, तो एक वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, सलाहकार होता है। तो वहां पे जो वायसराय रहेगा वो ब्रिटेन का रहेगा, लेकिन उसके कार्यकारिणी में जो सलाहकार होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, भारतीय होंगे। जो सलाहकार बोलेगा वो वायसराय करेगा। राजा हमारा रहने दो, प्रजा और प्रशासन सब तुम रख लो। अंग्रेज आखिरी आखिरी तक छोड़ने को तैयार नहीं थे। ठीक, तो इस पर बात करने के लिए, इस पे चर्चा करने के लिए 1945 को बुलाया गया शिमला सम्मेलन। क्या बुलाया गया? शिमला सम्मेलन। क्लियर है ये कि सर ऐसा बोल रहे हैं वेवेल वाले, तो क्या करना है करके। अब शिमला सम्मेलन में कौन कौन आया? तो ये आया मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना, फिर कांग्रेस, फिर उसके बाद हिंदू महासभा, हिंदू महासभा, फिर सिख सभा। ये सभी के सभी क्या हो गए, पहुंच गए। भाई चर्चा करते हैं कि वायसराय वेवेल ऐसा ऐसा बोल रहा है कि आजादी तो नहीं देंगे, फिलहाल एक काम करो सर कि आप लोग क्या करो, कार्यकारिणी में सारे के सारे मेंबर आप लोग हो जाओ, वायसराय हमारा रहे करके। यहाँ पर एकमात्र आदमी था मुस्लिम लीग का, कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। इसने क्या किया? वेवेल योजना का विरोध किया। बोला नहीं भाई, ये सब ना कार्यकारिणी फारकारिणी को मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वायसराय की कार्यकारिणी रहेगी तो देश तो बटेगा नहीं, और जब देश बटेगा नहीं तो प्रधानमंत्री बनूंगा कैसे, और मेरी मम्मी की ख्वाहिश पूरी हुई कैसे? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? देश बटना पड़ेगा, नया संविधान लिखना पड़ेगा। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया? वेवेल योजना का पुरजोर विरोध कर दिया, और शिमला सम्मेलन जो क्या हो गया, वो फेल हो गया। इन्होंने क्या किया? विरोध किया, और शिमला सम्मेलन क्या हो गया? फेल हुआ। शिमला सम्मेलन फेल हो गया, क्योंकि सर ना तो बात माननी है और ना ही हमको क्या करना है, तो वहां पे उसको रखना राजा, राजा तो हमको बनना है। अब देखो, जो सुभाष चंद्र, सॉरी अब उसको बंद कर देता हूं, ठीक है। अब थोड़ी कंट्रोवर्शियल बातें बताता हूं।